दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल हमारे सपोर्टेड दापिका नी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम एक खास विषय को लेकर के आज दिल की बात करेंगे। जी हाँ, आपको याद होगा 5 सितंबर को हमने नई शिक्षा नीति 2020 पे बात की थी स्कूल के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के, लेकिन उच्च शिक्षा के संदर्भ में। नई शिक्षा नीति जो आई है उसका उच्च शिक्षा के संदर्भ में किस तरीके से उसमें बदलाव लाया गया है, किस तरीके से वो उच्च शिक्षा को लेकर के जिन उद्देश्यों को लेकर के शिक्षा नीति को बनाया गया है, क्या वो शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है, नहीं कर रही है? इस शिक्षा नीति का क्या स्वरूप होगा? किस तरीके से ये शिक्षा नीति काम करेगी? अगर इसके स्वरूप के बाद इसको जब क्रियान्वयन में लाया जाएगा तो किस तरीके से इसको क्रियान्वयन किया जाएगा? और जब क्रियान्वयन किया जाएगा तो क्या-क्या चुनौतियाँ आएँगी? क्योंकि कहते हैं ना कई बार हम लोग बना ली जाती हैं नीतियाँ बना दी जाती है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली जब हम उनको प्रयोग में लाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं। वो चुनौतियाँ क्या होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। बस कुछ ही समय पश्चात हमारे आज के जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ ही हम करेंगे बहुत ढेर सारी बात और जानेंगे उनसे कि किस तरीके से ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है, वो किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से इस नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन किया जाएगा, रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या इस शिक्षा नीति का प्रारूप रहेगा, तकनीकी विश्वविद्यालय में क्या इसका प्रारूप रहेगा, तो इसका डिस्टेंस एजुकेशन में इसका क्या प्रारूप रहेगा और इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से ये हमारे जो हम सोच कर के चल रहे हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास ये शिक्षा नीति करेगी, उस बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतने सालों बाद, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी, उसके बाद अब जाकर के इसमें शिक्षा नीति 2020 लेकर के आए हैं, तो क्यों ज़रूरत पड़ी इस शिक्षा नीति की? क्या ऐसी आवश्यकता थी कि इस शिक्षा नीति को हम लेकर के आए? इस शिक्षा नीति में और शिक्षा नीति से क्या खास है? इस सभी बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोग अपने साथ जोड़ेंगे और बहुत सारी जो जितनी भी इस समय जो भी असमंजस है, जो भी उलझन है, क्या है शिक्षा नीति, उसके बारे में सारी हम बात करेंगे और उनसे इस बारे में जानेंगे। बस कुछ ही पलों में हमारे आज के मेहमान को हम जोड़ते हैं और उनसे बात करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से वो आएँगे। चलिए। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रेणु जी आवाज आ रही है? गोदार सर, आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी पिक नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आपकी आवाज तो आ रही है पर आपकी पिक नहीं आ रही है सर। कैसी आवाज आ रही है? आवाज तो सर परफेक्ट है लेकिन आपकी पिक्चर नहीं आ रही है सर। हेलो सर, आपने अपना माइक भी म्यूट कर दिया है सर। हेलो गोदारा सर ने ना माइक अनम्यूट कर दिया। हाँ, अब अनम्यूट हुआ। हाँ सर, अब आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी पिक्चर नहीं आ रही है सर। आप उसको कैमरा को अलाउ कीजिएगा। हाँ, दोबारा आएंगे। दोबारा उनको जोड़ती हूँ अभी। बिल्कुल सर का तो परफेक्ट आ गया। एक बार फिर से जोड़ते हैं। Am I audible? यस सर, आप परफेक्ट सर, बिल्कुल। आपका पिक भी क्लियर है सर, आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है सर। आई थिंक सर को प्रॉब्लम आ रही है, गोदारा सर को। कम सर। जी सर, अब परफेक्ट है सर। परफेक्ट है। नमस्कार जी सर एक लंबे अंतराल के बाद में दसोरा साहब अपनी राह एक है और राय भी एक है और अपन लोग इसी तरह हेल्दी मूवमेंट के साथ मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जब भी गोदारा साहब वॉल्यूम थोड़ा सा तेज करें। वॉल्यूम थोड़ा सा मैं वॉल्यूम भी रोकिए मैडम।
यस सर, आपका ओके सर। जस्ट अब परफेक्ट है, दिस इज ओके, इट्स बेटर। यस सर, स्लाइटली पहले से बेटर है सर। यस सर एक्चुअली क्या है कि ये सोशल फंक्शन था और आना बहुत जरूरी था, बट जी। राइट नाउ आई एम इन ए मोमेंट, बट चलिए अपन लोग ये भी एक अनुभव रहेगा कि बिल्कुल सर। डिजिटल का इंडिया वॉल्यूम में बहुत कम है। डिजिटल इंडिया में कहीं पर भी कैसे भी नाउ रियली विलेज बिकेम ग्लोबल विलेज, गांव बड़े जी सर। गांव हो गए और विश्व में कनेक्टेड हैं। अब आगे की कार्रवाई शुरू करें, और गुप्ता साहब का तो चेहरा तो नहीं दिख रहा है, पर गुप्ता साहब को भी मेरा सर बहुत गुप्ता बहुत अभिनंदन। नहीं सर, सर अभी जुड़ रहे हैं सर, गुप्ता सर। अच्छा, अपन टाइम पर ही है, मतलब इससे हाँ बिल्कुल सर, टाइम पर सर अभी बस जुड़ रहे हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक मिनट सर। बिल्कुल, बस सर को जोड़ लें। जी सर। बिल्कुल, आज हम नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा में किस तरीके से नई शिक्षा नीति का स्वरूप रहेगा, क्या क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा, उसको जब हम लागू करेंगे किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आएंगे, उस तरीके की बात को लेकर हम यहाँ पर बात करें। क्योंकि हमारे साथ जो आज वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर हमारे साथ होंगे, रेगुलर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जब डिस्टेंस एजुकेशन के, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं। तो तीनों यूनिवर्सिटीज में इस नई शिक्षा नीति का क्या स्वरूप होगा, क्या बदलाव आएगा, किस तरीके से, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाएगा, या जो हम सोच को लेकर के चल रहे हैं कि ये संपूर्ण विकास ही हमारी शिक्षा नीति करेगी, क्या ये वास्तव में शिक्षा नीति उस बात पर खरी उतरेगी। साथ ही हम इस चीज को भी देखेंगे कि जब रोजगार की बात आती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो आती है, सबसे बड़ी चीज बात जो होती है वो रहता है कि रोजगार परक ये शिक्षा नीति है या नहीं। तो उस बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे, पूरा विस्तृत इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से शिक्षा नीति को हम काम में लेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर पीके दशोरा सर। जब तक मैं इंट्रोडक्शन जो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं आपका देना चाहूंगी। पीके दशोरा सर मूलतः उदयपुर राजस्थान के निवासी हैं। आप 1980 से उदयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर में व्याख्याता अनुसंधान के पद से सेवाएं प्रारंभ कर विश्वविद्यालय में कृषि, सांख्यिकी एवं संगणक अनुप्रयोग विभाग में विभागाध्यक्ष, आचार्य, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, समन्वयक, सूचना एवं प्लेसमेंट ब्यूरो, कोऑर्डिनेटर, एनएसएस, चेयरमैन खेल मंडल, सलाहकार विदेशी छात्र आवास अधिकारी इत्यादि महत्वपूर्ण पदों पर आपने कार्य किया है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, युवा संसद इत्यादि गतिविधियों का सफलतापूर्वक आयोजन आपके नेतृत्व में किया गया है। कृषि, गृह विज्ञान, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी संकायों के लगभग 350 से 450 शोधार्थियों के सलाहकार आप रहे हैं। इसी तरह से लगभग 700 अधिक स्नातक विद्यार्थियों के सलाहकार भी आप रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 4 पुस्तकों को आपने संपादित किया है। आपके 80 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आप शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी के साथ आप विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से आप गौरवान्वित हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड आदि के आप सदस्य रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रचार समिति जो उदयपुर संभाग में 100 से अधिक विद्यालय एवं लगभग 400 एकल विद्यालय संचालित करती है, कि आप सचिव के रूप में 10 वर्ष से अधिक समय तक आपने वहां का दायित्व का निर्वहन किया है। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग में
6 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल में सदस्य के रूप में आपने अनेक नवाचारों को आरंभ किया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में परीक्षा पद्धति में बदलाव हेतु अपनी महती भूमिका आपने निभाई है। इसके साथ ही आप विश्वविद्यालय कुलपति चयन समिति के भी सदस्य रहे हैं। अनेक सामाजिक संगठनों के साथ साथ 10 से अधिक वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठन के आप आजीवन सदस्य हैं। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर आपका सानिध्य हमें आज इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। हम आपका दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं, थैंक यू सर, और हमारे साथ है, मैं ये कहूंगी हमारे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के परिवार के मुखिया माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर RL गौदारा सर। आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नई दिल्ली द्वारा एमिरेटस फेलोशिप से आपको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आप कई यूजीसी, AICTE, ICSSR, NAC, CEC और अन्य समितियों में सेवारत और सेवारत विशेषज्ञ हैं। आप राष्ट्रीय प्रकाशन के लिए विभिन्न पत्रिकाओं में लगभग 33 से ज्यादा आपके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आप PhD और MPhil की डिग्री के लिए कम से कम 33 यानी 33 शोधार्थियों को आपने निर्देशन किया है। आपने 9 पुस्तकें आपने लिखी हैं। इसके अलावा आपने सभी अकादमी, कॉर्पोरेट समुदाय सभी द्वारा आपने अपने पुस्तकों को लिखा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने असाधारण अपनी सेवा यहाँ पर प्रदान की है। कई एजेंसियों द्वारा कई आपको सम्मान मिल चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर। इसके साथ ही आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल में आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। संगोष्ठियों में आप गए हैं जिसमें है जिनेवा, अबू धाबी, संघाई देशों का आपने दौरा किया। इसके साथ ही चीन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, भूटान, मस्कट, इसमें आपने शैक्षणिक अनुभव जो आपका रहा है उसको साझा करने के इन जितनी भी यहाँ पर सभा आयोजित की गई थी उनमें आपने अपनी शोध पत्र के साथ साथ कहीं आप अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में आपने दिया, कहीं पर आपने अपना मार्गदर्शन मुख्य अतिथि के रूप में प्रदान किया। और एक बुनियादी ढांचे के साथ आपका विश्वास ये रहता है कि जो हम शोध कार्य कर रहे हैं, जो अनुसंधान यहाँ पे किया जा रहा है उसके साथ उसमें बहुत सुधार का होना चाहिए, उसमें आपका विश्वास रहता है। आप नवाचारों में विश्वास करते हैं और सबसे बड़ी बात है आप दूरस्थ शिक्षा के माननीय कुलपति महोदय, और आप दूरस्थ शिक्षा को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग इससे जुड़े ताकि कोई भी जो व्यक्ति है जिसका शिक्षा पाने का सपना है वो अधूरा नहीं रहे, आप उसमें कार्यरत हैं। हम आपका सर हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं सर। तो हमारे जो सपोर्टेड है वो आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सर। सर आर्य गुप्ता सर जुड़ते हैं, जब तक हम अपनी बात को कंटिन्यू सर करते हैं। हमारे सपोर्टेड, थैंक यू सर, सब आपका वेलकम कर रहे हैं सर। सबसे पहले मैं सर, एक मिनट सर, शायद जुड़े सर आर्य गुप्ता सर। वेलकम सर, हमारे साथ हैं सर डॉक्टर कुंचन आचार्य सर, हम उनका स्वागत करते हैं। और सर का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आप प्रभारी हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के 2012 से। इससे पूर्व आप 15 वर्ष मुख्यधारा की पत्रकारिता के साथ आप जुड़े रहे हैं। राजस्थान पत्रकारिता पत्रिका, दैनिक भास्कर, ETV राजस्थान, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे संस्थान में आप शामिल रहे हैं। 8 साल आपको प्रिंट मीडिया में और 7 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप संवाददाता से संपादक का आपका सफर रहा है। इसी के साथ आपकी 7 बुक आ चुकी हैं। आपका कविता संग्रह एक टुकड़ा आसमान को 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिल चुका है। इसी के साथ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के प्रतिष्ठित राज सिंह पुरस्कार से आप सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य गौरव सम्मान साहित्य कला संस्कृति संस्थान हल्दीघाटी की ओर से आपको ये सम्मान मिल चुका है। इसी के साथ ही इस वर्ष के पत्रकारिता के प्रतिष्ठित मानक अलंकरण विशिष्ट पुरस्कार के लिए आपका चयन हुआ है। आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की हिंदी पत्रकारिता शिक्षण की अनिवार्य पुस्तक संवाद सेतु के लेखक सदस्य हैं। इसी के साथ आप ABP न्यूज, आज तक, जी न्यूज और BBC के लिए आप चुनाव विश्लेषक रहे हैं। आपके निर्देशन में 5 PhD अवार्ड हो चुकी है, 6 अभी शोधरत हैं। कई रिसर्च पेपर आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। अगर हम आपका एक लाइन में परिचय दें तो आप दिल से कवि, दिमाग से पत्रकार और पेशे से शिक्षक है। सर हम आपका हार्दिक
स्वागत करते हैं सर, आपका अभिनंदन करते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद जी। सर आर्य गुप्ता सर जोड़ते हैं, उससे पहले हम अपने इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सर कुंजन सर आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आप पत्रकारिता में रहे हैं, आपकी हर मुद्दे पर पैनी दृष्टि रहती है पत्रकारों की, किसी भी मुद्दे को बहुत तोल मोल के सारी चीजों को रखते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि 1986 की जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसमें ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी 2020? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो समय की मांग भी थी और ये बदलते दौर की ज़रूरत भी है। आपका सवाल जो है कि क्या ज़रूरत पड़ी, देखिए आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की थी जिसमें वाइट कॉलर जॉब वाली जॉब जनरेट करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम लोग मैकाले शिक्षा पद्धति भी कहते हैं। लेकिन इतने सालों में उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि हमने यूं का यूं, जैसे रेलवे को अंगीकार किया वैसे कि वैसे उस शिक्षा पद्धति को भी हमने अंगीकार कर लिया था। तो ये बहुत हमारे लिए अब तक के आज़ादी के इतने दौर के बाद भी हम लोग शिक्षा पद्धति की वो जो तमाम विसंगतियां हैं उसको देखते रहे, समझते रहे, उसके साथ चलते रहे, लेकिन उसको बदलाव नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो MHRD ने जारी की है, और ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज रहेगा, भविष्य में आने वाली तमाम शैक्षिक चुनौतियों और तमाम उन चीज़ों को जो जरूरत है उसके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ प्रोफेसर आर्य गुप्ता सर जुड़ चुके हैं। आप ऑनरेबल वाइस चांसलर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, और सर आपका हम वेलकम करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी काइंडली आप बोलें। सर बिल्कुल आपका हम वेलकम करते हैं सर। हमने अपनी बात यहाँ पे परिचर्चा को शुरू कर दिया है सर। जी सर, मैं प्रोफेसर PK दसोरा सर आपसे एक बात जानना चाहूंगी। मैं राष्ट्रीय जो हमारी जो शिक्षा नीति है इसका स्वरूप के बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये आता है कि हमारी इतनी शिक्षा नीति बनी है, तो शिक्षा नीति 2020 में ऐसा क्या खास है जो अन्य शिक्षा नीति से इसको अलग करता है? मैं सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा आयोजकों को इस बात की बधाई देता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषय पर आपसी चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। हम में से हर व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, इसको मुझे बतलाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप में एक विस्तृत चर्चा का विषय हो जाएगा। किंतु मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि आजादी के बाद से राधा कृष्ण आयोग से लगा करके नई शिक्षा नीति तक कई आयोग बने और कई कमेटियां बनी, कई सुधार के सुझाव आए, और इन सब पर उस वक्त की परिस्थितियों में जो सर्वश्रेष्ठ किया जा सकता था उसे सरकार और समाज ने स्वीकार किया। हम किसी एक समय के बिंदु पर स्वीकार की गई शिक्षा नीति को दूसरी शिक्षा नीति जो कि पहले चल रही थे उसको हम आलोचना करके स्वीकार कर रहे हैं, इस बात के का मैं पक्षधर नहीं है। उदाहरण के तौर पर 1986 की नई शिक्षा नीति आई थी, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 21वीं शताब्दी का सपना देखा, और 21वीं शताब्दी के सपना देखने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि कंप्यूटराइजेशन की युग आने वाला है और भारत में कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर अवेयरनेस के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या यह शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा नीति में कंप्यूटर का प्रवेश करवाना और उस हिसाब से अपनी शिक्षा नीति को बनाना यह सामयिक नहीं? और उससे आज हम देखें तो कंप्यूटर, इंटरनेट हमारे जीवन का अंग बन चुका है। आज हम उसी के सहारे लॉकडाउन के दौरान हम चर्चा कर पा रहे हैं, अपनी बात को संप्रेषित कर पा रहे हैं। तो हम किसी एक पुरानी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करके और आगे का अपना रास्ता निकालने, इससे अच्छा है कि पुराने में जो अच्छा था, उस वक्त जो आवश्यक था,
हम अंग्रेजों की मैकाले शिक्षा पद्धति को बारे में चर्चा करते हैं, पर क्या इस अंग्रेजों की मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के अंदर अच्छे वैज्ञानिक नहीं दिए, अच्छे साहित्यकार नहीं दिए, अच्छे प्रशासक नहीं दिए? शिक्षा पद्धति तो वही थी। तो केवल किसी को हम क्रिटिसाइज करते रहें और अपना स्पेस बनाएं, उससे अच्छा अपनी हम प्रामाणिकता के साथ नई चीज जो लाएं उसकी हम विशेषता सामने रखें। अब मैं आता हूं कि इस 2020 की शिक्षा व्यवस्था की क्या खास बात है। खास बात यह है कि जो पहले की किसी भी शिक्षा व्यवस्था में जिन पिलर्स को रखा गया था, यहां पर पिलर्स बदल गए, एक नया ढांचा खड़ा किया गया है और इसमें फंडामेंटल पिलर्स लिए गए हैं। वो एक्सेस, शिक्षा तक कितने लोगों की पहुंच होगी, पहुंच बहुत बड़ा एक पिलर बना है। दूसरा इक्विटी, समता, और समाज में समता के आधार पर शिक्षा हर एक को उपलब्ध हो। शिक्षा केवल हैव्स और हैव नोट्स के बीच में जो खाई है उस कारण से शिक्षा पहुंचे और नहीं पहुंचे वो स्थिति नहीं आए, सब तक शिक्षा पहुंचे। तीसरा है क्वालिटी, वर्तमान संदर्भों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा चाहिए और शिक्षा की गुणवत्ता को एंश्योर करने के लिए सारा ये प्रयत्न किया गया है। ये 3 बड़े पिलर हैं, 2 और पिलर हैं इसमें। एक है अफोर्डेबिलिटी, शिक्षा देश का एक सामान्य जन शिक्षित होने पर होने वाला खर्च है उसको वहन कर सके, वो अफोर्ड कर सके शिक्षा, शिक्षित होना। और अगला है डेवलपमेंट, ये शिक्षा मनुष्य का विकास करे, व्यक्ति का विकास करे और देश के विकास के अंदर साधक है। ये इसके प्रमुख पिलर्स हैं। इन पिलर्स के आधार पर यदि हम टोटलिटी में एग्जामिन करें तो पहले की सारी शिक्षा व्यवस्थाएं सामयिक स्थिति को देख करके तात्कालीन परिस्थितियों में अच्छी रही हैं, पर ये इन 5 पिलर्स में किसी न किसी का कहीं न कहीं अभाव है। तो ये 5 पिलर्स के आधार के ऊपर बनी हुई शिक्षा व्यवस्था इस बार हमने रखी है। यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी है और इसकी खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतोन्मुखी, इसमें भारत को केंद्र में रखा गया है। पहले की सारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर तकनीकी रखी होगी, कहीं रखा होगा कि हम लिटरेसी बढ़ाएं, देश की संस्कृति, देश की परंपराएं, देश का गौरव और देश का सुदृढ़ भविष्य, इसको केंद्र में रख करके इन 5 पिलर्स के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था पद्धति का, शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है, यह वर्तमान संदर्भों के अंदर सर्वाधिक उपयुक्त है, सामयिक है, ग्रहणीय है और हम इसका स्वागत करते हैं। सर, ये आपने बिल्कुल खास बात बता दी कि जो हमारी शिक्षा नीति 2020 में ये खास बात है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा नीति का जो स्वरूप है रेगुलर यूनिवर्सिटीज के अंदर, इसका स्वरूप क्या रहेगा? देखिए, मोटे शब्दों में मैं कहूं तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें कई तरह के प्रोविजंस किए गए हैं। वी वांट अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। हम केवल एक विषय का तज्ञ बनाने की अपेक्षा एक ज्ञानवान, सामर्थ्यवान मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं इसमें। यह इसका एक विशेषता है कि इसके अंदर, और जो रेगुलर यूनिवर्सिटी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी, उसका पाथवे बताया है इसके अंदर। इसी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस इसकी प्लानिंग के अंदर। हम आज की तारीख के अंदर इस विशेषज्ञता का विश्वविद्यालय, इस विशेषज्ञता का विश्वविद्यालय, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और यह शिक्षा नीति विश्वविद्यालयों में सभी विशेषज्ञताओं को लागू करेगी, वहां उनका स्थान उपलब्ध कराएगी। तो इसे कहें कि एक यू टर्न, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक बन के सामने आ रहा है। और हायर एजुकेशन के अंदर तो पूरा सिस्टम उन्होंने नया दिया। अपनी व्यक्ति से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको एलोबरेट कर पाऊंगा, अन्यथा इसमें किसी भी व्यक्ति के अंदर के पोटेंशियल को डेवलप करने का पूरा स्कोप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हम या तो साइंस का ग्रेजुएट बनाते हैं, साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट बनाते हैं, आर्ट्स का बनाते हैं, कॉमर्स का बनाते हैं। एक आर्ट्स का विद्यार्थी, उसको साइंस पढ़ने का हम सुविधा आज तक तो नहीं दी। आर्ट्स वाला साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता।
और ये शिक्षा नीति आर्ट्स वाले को साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने की भी सुविधा देगी, साइंस वाले को कॉमर्स का, कॉमर्स वाले को आर्ट्स साइंस किसी का, यानी इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज का फ्लो ये शिक्षा व्यवस्था इंश्योर कर रही है। अपने जिस रुचि का विषय है उसमें आप विशेषज्ञता हासिल करते हुए आप दूसरे विषयों को जिनमें आपका इंटरेस्ट है उनको साथ पढ़ सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पर लड़के ने एडमिशन लिया, 3 साल का कोर्स है, 5 साल में पूरा कर, नहीं तो आउट। कोई यूनिवर्सिटी 6 साल की देगी, कोई 4 साल में करेगी। और मान लो किसी ने 1 साल किया और आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं कर पाया तो ग्रेजुएशन की डिग्री में उसको कुछ हाथ में नहीं आना, 2 साल किया तो कुछ हाथ में नहीं आना। पर इस प्रेजेंट सिस्टम के अंदर क्रेडिट जो उसने एक्वायर की इस कोर्सेज की क्रेडिट वो एक्यूमुलेट की जा सकती है। और अगर उसने फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया बीए का तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी। 2 साल कर लिए तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल किए तो डिग्री मिल जाएगी। तो इस प्रकार की सुविधा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है इसके अंदर, आप अपनी क्रेडिट्स को जमा करके बाद में उनको काम में ले सकते हैं। इससे सुंदर और अभिनव प्रयोग और शिक्षा क्षेत्र में क्या हो सकता है मैं कल्पना नहीं कर सकता। निश्चित रूप से विचारशील व्यक्ति इससे भी अच्छा मॉडल निकाल के ला सकते हैं, पर वर्तमान परिस्थिति के अंदर हम जहां शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के अंदर के पोटेंशियल को डेवलप होने का पूरा मौका देना चाहते हैं, उस स्थिति के अंदर वर्तमान जो व्यवस्था की गई है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। जी। सर, आपने यहाँ पर बात की थी कि 1 वर्ष का कर देंगे तो हमें सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्ष का करने के बाद डिप्लोमा और 3 वर्ष का करने के बाद स्नातक डिग्री। लेकिन कहीं पर बात यह थी अगर 4 वर्ष का अगर आप करते हैं तो उसके साथ आपको शोध कर सकते हैं, शोध के साथ आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। तो क्या सर इसमें किया तो वो 4 वर्ष के अंदर 1 साल उसको रिसर्च के ऊपर एम्फेसिस करना पड़ेगा, और यदि उसने 4 साल की डिग्री की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसको 1 लाख साल लगाना पड़ेगा, 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। अगर उसने 3 साल का किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन उसका 2 साल का होगा और उसमें 1 साल रिसर्च ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। तो उस तरह से उसका पोस्ट ग्रेजुएशन तक लगने वाला समय उतना ही रहेगा, उसमें अंतर नहीं आएगा और रिसर्च के लिए ओरिएंटेशन हो जाएगा। इतना ही नहीं, 4 साल का 1 साल जिसमें कि रिसर्च के लिए काम करने के बाद में व्यक्ति सीधा पीएचडी के लिए जा सकता है। एमफिल को मतलब इसमें बिल्कुल हटा दिया, विलोपित कर दिया है। जो एमफिल बीच में ब्रिज के रूप में काम आ रही थी उसको विलोपित कर दिया जी। मतलब सर अगर 4 साल का वो बीए कोर्स कर लेता है उसके बाद वो शोध के लिए एलिजिबल हो जाएगा सर? प्लीज, यू आर नॉट ऑडिबल, आवाज साफ नहीं, फट रही है। क्वेश्चन क्या है, रिपीट करेंगे? हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल का बीए कर लेता है तो उसके बाद वो शोध के लिए, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा? उसको पीजी का जो कोर्स है 2 साल का वो जरूरत नहीं है सर? कर सकता है वो उसमें सर? 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद में वो व्यक्ति पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। ओके, क्योंकि उसने मतलब 1 वर्ष शोध के लिए लगाया है। ये मतलब इसमें है, इसमें सर अब मैं प्रोफेसर आर्य गुप्ता सर के पास आना चाहूंगी। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मैडम, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बात को कि जो नई शिक्षा नीति का है वो टेक्निकल, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें इसका क्या स्वरूप रहेगा? क्योंकि जैसे बात जो कर रहे थे सर से मेरी बात और अपन सुन रहे थे कि बीए अगर 4 साल का करते हैं तो वो पीएचडी के लिए चला जाएगा, लेकिन हमारी बीटेक तो वैसे भी 4 साल की है। तो इस नई शिक्षा नीति में टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के क्या स्वरूप है इसका? थैंक यू रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं दशोरा साहब को नमस्कार करता हूँ। दशोरा साहब से मैं मिला था, मुझे याद तो नहीं एक्चुअली, 4-5 साल पहले यहीं कोटा में ही मिला था मैं, जब यहाँ ये वाइस चांसलर थे। दशोरा साहब को शायद याद होगा। मैं आपसे सर आपके ऑफिस में आके मिला था जब आप वाइस चांसलर थे। आपको याद आ रहा है सर? हेलो, मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं रही आप।
दशोरा साहब तो मेरी आवाज नहीं जा रही है। सर आपको दशोरा सर आपको आवाज आ रही है सर की, आर्य गुप्ता सर की? नहीं आ रही है सर मेरी? आपकी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है रेणु मैडम। गुप्ता साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है और फट रही है बिल्कुल, जो भी आ रही है वो। अच्छा सॉरी मैं। जी सर। चलिए अपन मुझे सर सुनाई जी। हाँ नहीं, और गोदारा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। गोदारा साहब ने मुझे जो है याद किया, थैंक यू वेरी मच। एंड आपका जो टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के जो सवाल है वो बहुत रीजनेबल है, और हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, काफी तेजी से काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारा सिस्टम है उसको हम फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं कहते जी जी, उसको हम एक रिजिड सिस्टम कहते हैं। रिजिड सिस्टम इस संदर्भ में मैं बोलता हूं कि जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर स्टूडेंट है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा कहीं हिलता ही नहीं है। कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई दूसरा चॉइस उसके पास नहीं होती है। इससे और पीछे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो आप देखिए कि जैसे आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या आईआईटी की तैयारी करते हैं, उनके स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स की हालत देखी आपने जी। उन लोगों को सिवाय एक चीज के कि सुबह से लेकर रात तक उसको उस इंजीनियरिंग की रटने के अलावा या उसकी तैयारी के अलावा उसे कुछ याद नहीं है। स्टूडेंट भी बहुत प्रेशर में है, पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर में है। जी सर। दोनों ही बहुत हैवी प्रेशर में रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सिस्टम हमने चलाया हुआ है, इसमें आप देखना कि लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं और उसमें से मुश्किल से 100 स्टूडेंट आईआईटी में जाते हैं, और बाकी 2 साल 3 साल बाद उनको ये लगता है कि वो कहीं नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब एक बार 11th के बाद में स्टूडेंट एक लाइनअप होना चाहता है, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, तो 1 साल तैयारी करता है। पहले तो आईआईटी की 4-4 साल तैयारी करते थे, अब तो चलो थैंक्स से उन्होंने 2 साल को उसको रिजिड कर दिया कि 2 साल के बाद वो आगे फिर नहीं उसको मौका मिलेगा, तो वो कुछ और कर ले, ये मौका दिया जाता है। वरना पहले तो 4 साल 5 साल। अब आप खुद सोचिए कि अगर 4-5 साल एक स्टूडेंट ने 12th के बाद निकाल दिए, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। जी सर। तो ये जो सिस्टम है ये बड़ा रिजिड सिस्टम है, और इस सिस्टम की वजह से हमारा पूरी यंग जनरेशन का बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी अभी आएगी जो कि रिक्वायर्ड है। इंजीनियरिंग के अंदर भी क्या है, जैसे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो बस इलेक्ट्रिकल के बारे में ही पढ़ेगा, और उसमें भी इतना जबरदस्त हमने फंसा दिया है कि भाई 90%, 95% और उसके अलावा कुछ नहीं। जी सर। तो सोसाइटी को एक स्टूडेंट चाहिए, इंडस्ट्री को एक स्टूडेंट चाहिए जो उसको इंजीनियरिंग तो आती है लेकिन साथ में उसमें यूनिटी भी हो, उसमें कल्चर हो, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो। वो तो उसमें होती ही नहीं है, उसको टाइम ही नहीं है क्योंकि वो इतना प्रेशर में है। तो इसलिए अभी इस शिक्षा नीति में क्या हुआ कि जैसे दशोरा साहब ने कहा कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम हम बना रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है उसको दूसरे सब्जेक्ट, जिसको हम ओपन इलेक्टिव बोलते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट को चूज करने की फ्रीडम है, वो हम अब देंगे। तो जैसे कि एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है लेकिन वो क्रिकेट भी खेल सकता है, वो क्रिकेट ट्रेनिंग भी ले सकता है, और तो फाइनली क्या होगा, ही विल बी ए वेरी गुड क्रिकेटर विद इंजीनियरिंग डिग्री। जी। he could be a very good artist with a engineering degree, he could be a very good painter with a engineering degree। तो उसको जो इंटरेस्ट है, उसकी जो चॉइस है, उस तरह के सब्जेक्ट हम फ्लोट करेंगे। तो इस डिग्री के साथ में ये डिग्री क्या करेगी, ये डिग्री उसको एक मैच्योर जो है व्यक्ति बनाएगी। उसको जैसे 4 साल इंजीनियरिंग करेगा तो 4 साल में उसका एक डेवलपमेंट हो जाएगा, वो समझने लगे,
वो बातों को बेसिकली एनालाइज करने लगेगा, और जब वो एनालिसिस पावर उसकी बढ़ जाएगी, और वो अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो क्रिकेट में उसकी बहुत एनालिटिकल पावर बढ़ेगी, तो एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा। तो ये जो एजुकेशन है वहां काम आएगी। अभी क्या है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन इंजीनियरिंग में ही काम आएगी जी। तो उसमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छी उसकी जो बेसिकली उसका जो बेसिक इंटरेस्ट है उसमें तो वो जाएगा, और ये जो नॉलेज है वहां काम आएगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे इस सिस्टम में हम लेके आ रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि पेरेंट्स को भी हम एक लर्निंग बेसिकली देना चाहते हैं कि वो जो पेरेंट्स, आप देखिए अभी का सिस्टम आप जानते हैं कि अभी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने जाता है ना, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग वो इंटरव्यू पहले होता है, इंटरव्यू जी, राइट। और जी अगर सर, पेरेंट्स जी। ठीक नहीं हो रहा है तो इस बच्चे का एडमिशन ही नहीं होता है। हम्म। ये नीति हमारी चल रही है। तो अभी हमने ये कहा है कि पेरेंट्स को भी हम सिखाएंगे कि उस छोटे बच्चे को कैसे डेवलप करना है। आप साइकोलॉजी को देखें रेणु जी, 5 साल का एक बच्चा है, उसको गुस्सा करना आ गया, या 4 साल के एक बच्चे को गुस्सा करना आ गया, तो 4.5 साल में भी गुस्सा करेगा। वो 4.25 साल में भी गुस्सा करेगा, क्योंकि वो बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, गुस्सा करता जा रहा है। फिर वो 6 साल में भी गुस्सा करेगा, फिर वो 10 साल में भी गुस्सा करेगा, वो 20 साल में भी गुस्सा करेगा। वो लर्निंग कब हुई थी? वो 4 साल में हुई थी। 4 साल में। वो लर्निंग को बीच में छूट नहीं रही है, वो लर्निंग कंटिन्यूड है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो बचपन में जो एजुकेशन हम देना चाहते हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उस बच्चे को प्लेजर मिलना चाहिए, उसको जो है हमेशा एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो वो उसकी जो, अगर वो बहुत ही अच्छे माहौल में, एक बेसिकली रिलैक्स्ड माहौल में डेवलप होता है, तो एक अच्छा स्टूडेंट आपको बाद में मिलेगा जिसमें संस्कार होंगे। वो सोसाइटी को चाहिए, वो इससे इस सिस्टम से वो निकल के आएगा। अब दशौरा साहब ने एक बात और कही, मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री की बात कही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग में कि हम उसको 1 साल, जैसे आपको मैं समझाता हूं मैथमेटिक्स से, 48 सब्जेक्ट पढ़ेगा तो वो इंजीनियर बनेगा। ये मैथमेटिक्स क्लियर है आपको? 4 साल में 48 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम, 8 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। 8 को 6 से गुना करेंगे 48 आ जाएगा, राइट। अब मान लो उसके किसी वजह से फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में या फिजिक्स में बैक आ गई, और वो बैक आती चली जा रही है। मैं तो इंजीनियरिंग में देख रहा हूं ना, यहाँ पे आरटीयू में 8 साल हो गए उसको कोर्स की, अभी भी उसकी बैक में वो उलझा हुआ है। अब आप मुझे बताएं डॉक्टर रेणु कि 48 में से 46 सब्जेक्ट पास कर चुका है, और 46 सब्जेक्ट की इंडस्ट्री में जरूरत भी है, जिसमें वो फेल हो उसके पास जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास डिग्री नहीं है। सही बात। और डिग्री नहीं है तो नौकरी नहीं है। अब आप बताइए कितना इनजस्टिस हम उसके साथ करते हैं। तो अभी हमने कहा कि भाई तुमने फर्स्ट ईयर में 12 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तुमको एक सर्टिफिकेट देंगे। इन 12 सब्जेक्ट में जो नॉलेज आपने ली है, उस नॉलेज की अगर किसी इंडस्ट्री को जरूरत है तो आपको ले लेगा। जैसे मैंने कोई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और उसका आपने सर्टिफिकेट दिया, अब किसी इंडस्ट्री को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है, वो मेरे को चूज कर ले। क्यों पूरी डिग्री चाहिए? अच्छा, क्यों पूरी डिग्री चाहिए? हो गया ना। उसको उतना नॉलेज उसने लिया, उतना नॉलेज इंडस्ट्री को चाहिए, सोसाइटी को चाहिए, वो उसको देख लेगा और उसको नौकरी दे देगा। उसको नौकरी करने के बाद में उसको 1-2 साल बाद उसको लगेगा कि अब मेरे पास पैसा हो गया है, अब मैं हायर डिग्री ले लूं, तो उसके क्रेडिट जो है वो उसके क्रेडिट बैंक में रजिस्टर्ड है, वो वापस आएगा और उसके ऊपर वो फिर एडिशन कोर्स कर लेगा। तो ये जो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का जो सिस्टम है, इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि जब चाहे वो बाहर आ सकता है, जब चाहे वो उसको वापस से वो अंदर जा सकता है। ये एक एडवांटेज होने वाला है जो कि इसमें होगा। दूसरा ये है कि गांव में जो बच्चा पढ़ता है, स्कूल्स में जो पढ़ता है, वहां पे भी उसको
जो गांव में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कारपेंट्री है, अब देखिए आप एग्रीकल्चर की बात करिए गांव में, हमारे गांव में आज भी जो 25 साल पहले खेती होती थी वही आज भी होती है, ट्रेडिशनल फार्मिंग, कोई रिसर्च नहीं है। तो हम ये सिखाना चाहते हैं, स्कूल में ये सिखाएं कि भाई इसकी जो बेसिकली सॉइल है उसको टेस्ट कराओ, उसको देखें कि कौन सा बीज डालें कि जिससे कि बेटर खेती हो जाएगी, कौन कितना पानी इसको रिक्वायर्ड है, किस तरीके से रिक्वायर्ड है, उसको अगर हम करें, उसकी अगर लर्निंग करें तो वही फार्मिंग में आपको 4 टाइम्स फसल मिल जाएगी जी। तो इसकी भी लर्निंग हमको स्कूल्स में देनी होगी। तो ये इस तरीके का पूरा सिस्टम जो बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है निकल के आएगा, और इसको ही हम फ्लेक्सिबल सिस्टम कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। आरटीयू में हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको जो इस सिस्टम में आने वाला है। अभी क्या हो रहा है कि हम ये कहते हैं कि भाई आपको 100 नंबर का पेपर है जी, ठीक है, तो 20 नंबर 80 नंबर का तो हम पेपर लेंगे लास्ट में जी सर, और 20 नंबर आपको कॉलेज वाला देगा जो साल भर उसमें आपको रगड़ाई करवाएगा। उस 20 नंबर वो मिड टर्म एग्जाम भी लेगा, उसके सेशनल भी लेगा, उसकी अटेंडेंस भी देखेगा, वो करिकुलम एक्टिविटी भी करवाएगा और उसके दूसरी एक्टिविटी भी करवाएगा और 20 नंबर उसके हाथ में देंगे। अब बच्चा ये सोचता है कि यार 20 नंबर में से 12 नंबर तो मिल ही जाने हैं, तो मैं 8 नंबर के लिए क्या कॉलेज जाऊंगा, लास्ट में 80 नंबर का पेपर देगा। अब 80 नंबर का पेपर देने के लिए सिर्फ 3 घंटे आता है, बाकी साल भर कॉलेज नहीं जाता, क्या लर्निंग होगी उसकी? तो कंटिन्यूअस लर्निंग कंपोनेंट को भी आपको बढ़ाना चाहिए। तो ये जो 2080 है इसको या तो 3070 करें, मैंने तो 3070 इस साल कर दिया है जी, सिलेबस को चेंज कर दिया पूरा, इसको 3070 कर दिया है, 30 नंबर का सेशनल, 70 नंबर का पेपर, और मैं 40-60 का इसको कर दूंगा आगे, जिससे कि बच्चा साल भर जो वहां पे रहता है उसको असेसमेंट वो टीचर भी दे, स्टूडेंट वहां रहेगा तो वहां उसकी बेसिकली लोगों से एक लर्निंग होगी, ह्यूमन वैल्यूज का डेवलपमेंट होगा, फैकल्टी से इंटरेक्शन होगा, फ्रेंड से इंटरेक्शन होगा, वो एक कंप्लीट पर्सन बनेगा। बिल्कुल इस तरह के चेंजेस मैं समझता हूं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में रहेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज और मैं आपसे जानना, आपने अभी बात की थी क्रेडिट की बात की थी, जैसे 12 सब्जेक्ट को वो पढ़ के वापस जा सकता है और जब चाहे वापस एंट्री करके अपने आगे कंटिन्यू कर सकता है, तो क्या इसका कोई सर टाइम लिमिट है कि इतने साल में ही वो उस क्रेडिट को, जैसे वो बैंक में जमा है उसको कंटिन्यू करेगा? कुछ टाइम लिमिट दे रखी है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या कितने समय में वो कंटिन्यू कर सकता है बाद में? मेरे ख्याल से इसकी मॉडलिटीज अभी बनेगी पर इसमें कोई टाइम बाउंडेशन मेरे ख्याल से होगा नहीं। यही इसकी ब्यूटी रहेगी कि भाई जब भी आपको लगे यू कैन कम। एज का कोई बार मेरे ख्याल से एजुकेशन में तो नहीं होना चाहिए। 70 साल का प्रोफेसर को ज्यादा नॉलेज होती है 40 साल के प्रोफेसर के बजाय, ये तो आप मानते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उसमें फिजिकल हेल्थ की तो कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं और माइंड की तो कोई एज होती नहीं है जी। माइंड की एज नहीं होती, मेरे ख्याल दिल की भी कोई एज नहीं होती, मन की भी कोई एज नहीं होती। सही बात है सर। तो फिर क्या इशू है, क्यों नहीं उसकी नॉलेज का एडवांटेज हम लेते रहें? बिल्कुल सही सर। मैं आगे भी आपसे अभी बात करूंगी सर। मैं हमारे साथ प्रोफेसर आर.एल. गोदारा सर हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी बात हुई कि किस तरीके से ये शिक्षा नीति काम करेगी, उसी तरीके से बात आती है डिस्टेंस एजुकेशन की, दूरस्थ शिक्षा की जब बात की जाती है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा का एक जो मोटो लेके चल रहा है कि डिजिटली वाणी पहुंचे ढाणी ढाणी, यानी कि जो बच्चे इस शिक्षा से अभी तक नहीं आ पाए या उनका अधूरे सपने रह गए उनको पूरा कर रहा है। तो जब हम नई शिक्षा नीति 2020 को देखते हैं तो उसमें दूरस्थ शिक्षा को लेकर के क्या स्वरूप उसका सामने आता है? सर गोदारा सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
मेरे ख्याल से आवाज जा नहीं रही है मैडम उनके पास में। सर आवाज आ रही है मेरी गोदारा सर आपको? हेलो, वो एक्चुअली क्या उसमें रास्ते ऑन द वे है। अच्छा, ओहो, ही इज कमिंग फ्रॉम हाँ, समवेयर। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। गोदारा सर आपको आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो हेलो, आप एक मिनट सर से बात करना, आवाज जब तक मैं सर से बात कर रही हूँ। मैं वापस डॉक्टर कुंजन आचार्य सर आपके पास आना चाहूंगी। आपने अभी सुना जिस तरीके से पी के दसोरा सर ने बताया रेगुलर यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रोफेसर आर्य गुप्ता सर ने बताया रेगुलर यूनिवर्सिटीज के बारे में, पूरा स्वरूप हम लोगों को समझाया। लेकिन एक सवाल ये आता है कि कुछ उद्देश्यों को लेकर के इस शिक्षा नीति को बनाया गया, नई शिक्षा नीति 2020 को। आपने जो पूरी बातों को आपने सुना, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पत्रकार की हर मुद्दे पर बहुत पैनी दृष्टि रहती है और आप विश्लेषक बहुत अच्छे से अच्छे रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये नई शिक्षा नीति 2020 जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाई जा रही है, क्या वो अपने उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है? जी, सबसे पहले तो मैं दशहरा साहब को प्रणाम करता हूं और गुप्ता साहब को नमस्कार करता हूं। दशहरा जी को मैंने सुना और सर प्रणाम, सर प्रणाम। आपने जो सवाल किया है वो एकदम पहले वाले सवाल का ही प्रतिप्रश्न है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम अभी देखें कि एकदम सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाली पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। यानी अगर जिस बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं वो बच्चा अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। और यही अब तक होता रहा है। हम डिग्रियां, जैसे गुप्ता सर ने कहा कि हम डिग्रियां तो बांट रहे हैं रेगुलर, लेकिन उतने रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में। दूसरी बात यह है कि नई शिक्षा नीति जो है ये 10 साल का एजेंडा है। मतलब ये एकदम से इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। पहले 5 साल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिर अगले 5 साल में इसका कोर्स करिकुलम बनेगा, सब चीजें होगी। लेकिन जो विजन है वो बहुत क्लियर है। मैं एक पत्रकार की दृष्टि से बताना चाहूंगा कि मैं 8वीं और 9वीं क्लास में मैं गणित के हव्वे से परेशान रहा। मैं आज भी परेशान रहता हूँ, गणित मुझे समझ में नहीं आती है। अगर मुझे लगता है कि अगर 8वीं 9वीं 10वीं में मेरे साथ गणित नहीं होती तो मैं और कुछ ढंग से पढ़ पाता। मैं 10वीं में सोचता था मैं साहित्य पढ़ लूँ, लेकिन मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी, मुझे साइन थीटा कोसेक थीटा भी पढ़ना था, तो बहुत कष्ट होता था। अब मेरा बच्चा जो है, जब इसको मैंने बताया कि नई शिक्षा नीति में जो आप बनना चाहते हो वही पढ़ो और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो मेरे में भय था वो मेरे बच्चों में भी है। मेरे बच्चे ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहता, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता। तो अब ये क्लियर है कि आप जो पढ़ना चाहते हो, जो बनना चाहते हो वही पढ़िए। सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कहा, हमारी शिक्षा नीति अब तक मैकाले शिक्षा पद्धति जिसे हम लोग कहते रहे हैं, ये डिग्रियां छापने, डिग्रियां देने की दुकान बन गई थी। हम ये कहें कि डिग्रियां बांट रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। पिछले दिनों एक बच्चा बीटेक एमटेक करके मेरे पास आया और मुझे कहा सर मुझे जर्नलिज्म में जाना है। तो मैंने कहा तुम एमटेक करके आए हो, अब जर्नलिज्म में है, तो तुम्हें ये नहीं कि तुम्हारी दिशा पहले बदलनी चाहिए थी। उसने कहा सर मैंने एमटेक किया लेकिन मुझे लगता है बचा नहीं है मेरे लिए आके कुछ करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रोजगार कितना दे पा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जो नई शिक्षा नीति है वोकेशनल चीजों को बढ़ावा देने वाली है, 6th क्लास के बाद ही आपको बच्चे को, चाहे वो चित्रकला में हो, चाहे वो टेराकोटा में हो, चाहे वो कारपेंट्री में हो, चाहे वो पेंटिंग इसमें भी हो, उसको एक नई चीज देने की कोशिश की जाएगी। यानी जो बच्चा 6ठी क्लास में जिस दिशा में सोचता है उसको दिशा का शेप अप दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज, एक बालक है हमारा, एक रिश्तेदार है, वो भी बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाता है, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है। वो 10th और 11th में अभी उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा। उसको लगता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे ये चीजें भी नहीं करनी जो इंजीनियरिंग की हो जाती है, मुझे चित्रकार बनना है। तो अगर एक ऐसा बालक जो नई शिक्षा नीति के तहत सिर्फ कूंची चलाना चाहता है, सिर्फ लिखना चाहता है, सिर्फ बोलना चाहता है, या कुछ ऐसे चाहता है जो उसके मन का हो, तो ये नई शिक्षा नीति उस बच्चे के उड़ने के पंख देती है। दूसरी बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ा हुआ गणित के बाद होता है, वो अंग्रेजी का हुआ। मैं चूंकि गांव के स्कूल में पढ़ा हूं तो मैं उस हौवे को महसूस कर सकता हूं। कई बच्चे अंग्रेजी के डर से डर जाते हैं।
तो नई शिक्षा नीति आपको मातृभाषा में पढ़ने की आज़ादी देती है, और इससे भी आज़ादी देती है कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें हिंदी का जो विरोध होता रहा है उससे भी निजात मिलेगी। और दूसरा ये कि जो बच्चे गाँव हैं, जो अंग्रेजी ढंग से नहीं समझ पाते हैं, आप कोई अगर शिक्षक अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे तो वो भय में आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा है कि अगर बच्चा राजस्थानी में पढ़ना चाहता है, बच्चा तेलुगु में पढ़ना चाहता है, बच्चा गुजराती में पढ़ना चाहता है, बच्चा उड़िया में पढ़ना चाहता है, तो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो वो सही ढंग से समझ पाएगा। नई शिक्षा नीति का बेसिक सिद्धांत ये है, जो बच्चा जिस भाषा में समझना चाहे उसे उसी भाषा में बताइए। ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। और तीसरी और आखिरी चीज जो है वो ये है कि कोरोना काल है, हम सब लोग अभी भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो आने समय में तकनीकी ज्ञान, तकनीकी दक्षता और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, जो नई शिक्षा नीति में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बच्चे को आगे आने वाले समय में नई तकनीकी चुनौतियों के तैयार रखने के लिए ये नई शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाली है। बिल्कुल। गोदारा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, मेरे ख्याल से सर को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सर, गोदारा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? नहीं। मैं सर पीके दोसरा सर आपके पास आना चाहूंगी कि पूरा स्वरूप हमारे पास आ चुका है। नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करना है, ये बिल्कुल तैयार। लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो नई शिक्षा नीति 2020 में जब इसको लागू किया जाएगा उस समय ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी जिनका हमें सामना करना पड़ेगा? चुनौती तो बाद में आएगी, पहले हम इसको लागू करें जी। और लागू करें तो पहला प्रश्न यह आएगा, क्या इसको सारे स्तर पर एक साथ लागू करना है अथवा फेज में लागू करना है? इस विषय में अभी तय होना बाकी है जी। अभी हमारे पास शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया है, उसके कंसेप्ट्स आए हैं, उसका जिसे कहें कि स्ट्रक्चर आया है कि हमें क्या करना है और क्या किस दिशा में जाना है। 1 साल का समय है जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा विज्ञानी और प्रशासक, सब शिक्षा प्रशासक, ये मिलकर के चिंतन मनन करके इसका पाथवे तय करेंगे। उस पाथवे के लिए इतना जरूर है कि 2040 तक हमें ये कंप्लीट शिक्षा, नई शिक्षा नीति को इन टोटो एग्जीक्यूट करना है। 2035 तक हमारा एक लक्ष्य है, 2030 तक हमारा एक लक्ष्य है। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारा पाथवे क्या होगा, इट इज येट टू बी डिसाइडेड, पर दिशा स्पष्ट है। उस स्पष्ट दिशा के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं और इस देश की आवश्यकताओं के आधार पर, इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए, इस देश के संसाधनों को सामने रखते हुए और इस देश की मानव शक्ति का और इस देश के इंटेलेक्ट को काम में लेकर के योजना बन रही है। इसमें कोई आयातित चीज नहीं है, और जब आयातित नहीं है तो हम अपने कंसेप्ट्स के आधार पर अपना रास्ता तय करेंगे, अपने संसाधनों से तय करेंगे। और सबसे बड़ी बात, नई शिक्षा नीति के अंदर आज हमें 4.4 के करीब अपना GDP का पैसा खर्च शिक्षा पे किया जाता है। बिल्कुल, पैसे की बहुत कमी है। 6% का लक्ष्य रखा है, स्पष्ट लक्ष्य रखा है। तो ये 6% का लक्ष्य बड़ी बात है, क्योंकि इसकी बात पहले भी की है, कोठारी कमीशन ने भी की थी, कोठारी कमीशन के बाद में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं पहले भी अपने बात के प्रारंभ में भी कहा था कि मैं किसी भी तात्कालीन शिक्षा नीति का मैं आलोचक नहीं हूं। मैं जानता हूं, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र का व्यक्ति हूं, शिक्षक रहा हूं, शिक्षकों के साथ रहा हूं और शिक्षा नीति के निर्धारण में योगदान रहा है। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तात्कालीन परिस्थिति के अंदर जो श्रेष्ठ होता है उसको चुना जाता है। आज की परिस्थिति के अंदर ये श्रेष्ठ मार्ग है और इस श्रेष्ठ मार्ग से हमारा जो पाथवे डेफिनेट तय होगा। इसमें बताया गया है कि सारी यूनिवर्सिटीज जो भी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी, उनको हम जनरलाइज्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके अंदर सारे तरह के कोर्सेज होंगे। हम यूनिवर्सिटी को श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनाते हुए कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की स्थिति में भी जाएंगे, और वह भी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम होगा। अगर आपकी स्थिति कमजोर हुई
तो आपका नीचे वाली ग्रेड में आ जाएंगे, आपकी स्थिति अच्छी हुई तो आपको उच्चतर स्थिति में आ जाएंगे। एक कॉलेज खुद अपना करिकुलम बना करके डिग्री देने की स्थिति में आ जाएगा, एक क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस उस स्थिति में आ जाएंगे। तो इन सब की इसके अंदर व्यवस्था की गई है जो पहले नहीं थी। आज हम उस सुपर स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है उसकी तरफ भी जा पाएंगे, पर सुपर स्पेशलाइजेशन के साथ में हम मैं उदाहरण के तौर पर दूं, एपीजे अब्दुल कलाम एक्सेप्शनल पर्सनालिटी, मिसाइल मैन, पर वो दार्शनिक भी थे, वो एक श्रेष्ठ मानव भी थे। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण ये शिक्षा नीति करेगी। अन्यथा एक बहुत अच्छा इंजीनियर, इंटेलिजेंट इंजीनियर, एक विश्व प्रसिद्ध आतंकवादी भी था, इंजीनियर था, और उसको मारा गया। पूरे विश्व में उसका आतंक था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जान गए। तो क्या हम केवल सुपर स्टार के ऊपर व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं अथवा हम एक किसी ह्यूमन मशीन का निर्माण कर रहे हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव किसी दिशा में जा सकती है? अगर व्यक्ति का निर्माण करना है तो उसको हम उसके व्यक्तित्व के अनुरूप सीखने के अवसर दें, और जो महाविद्यालयों तक में उपलब्ध होगा, क्योंकि अभी गुप्ता साहब ने और कुंजन जी ने स्कूल शिक्षा के बारे में भी काफी कवर किया। अभी अपनी चर्चा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा के ऊपर चल रही है, तो उसी पर मैं फोकस करता हूं क्योंकि वहां पर भी ये स्कोप दिया गया है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, simultaneously I can study philosophy, I can study literature, I can study history, और जब तक इनका प्रभाव जीवन पर नहीं आएगा तब तक हम एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और जो शिक्षा पद्धति हम चाहते हैं कि भारत उन्मुखी हो, भविष्य को देखने वाली हो, भविष्य का निर्माण करने वाली हो, और आज हम देखते हैं कि रिलेटिवली एज ऑन टुडे हमारा भारत वैश्विक पटल के ऊपर एक सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने की स्थिति में आया है। तो उस आत्मविश्वास के साथ खड़े भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा के अंदर यह शिक्षा नीति बहुत प्रबल साधन सिद्ध होगी। बिल्कुल सही सर, आपने ये सही कहा है। मैं एक बार फिर से गोदारा सर के पास जाऊं। सर, गोदारा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हेलो हेलो? नहीं, सर को नहीं आ रही आवाज बिल्कुल। आप एक काम करें मैडम, एक बार उनको फोन लगाएं आप। हाँ, शायद फोन आपका उनको सुनने को मिलेगा। हाँ, सुने, एक मिनट, फोन लगा सर तो वो बता पाएंगे। हाँ, क्योंकि सर को आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है सर को उनको। मैं सर हाँ, वो एक्चुअली ऑन द वे है, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है बस सर। फोन पे देखिए, शायद हो सकता है कि वो फोन देना, मैं फोन पे क्वेश्चन पूछूं। हाँ, एक मिनट। नहीं, एक्चुअली मोबाइल से सर जुड़े हुए ना, तो वो भी दिक्कत है सर। वो हेलो, ना सर, मैं यही, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोगों के पास सर, बिल्कुल भी। सर, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम आपको आ रही है क्योंकि आप ऑन द वे है ना सर, इसलिए। हाँ, इसीलिए सर उसमें। हाँ, नहीं सर, इसीलिए सर दिक्कत आ रही है। मैं यही देख रही थी कि आप परेशान हो रहे हैं सब। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, मैं आपको लेती हूँ सर। जी जी सर, के वही आवाज नहीं आ रही है सर को बिल्कुल भी। सर, मैं प्रोफेसर आर्य गुप्ता सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी सर। सर, एक और इस शिक्षा नीति में एक चीज और कहा गया कि एक ही एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है सर। हेलो? हाँ, या मैडम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली में क्या हो रहा है जी कि हम अभी जो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें
बहुत सारी चीजें हम ऐसे कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं और हम उसमें बहुत मतलब बहुत उलझे हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज की अप्रूवल जैसे आपको चाहिए, तो एक तो एआईसीटी की अप्रूवल चाहिए, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, फिर उसके अलावा एक और जैसे फार्मेसी में फार्मेसी काउंसिल की अप्रूवल चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी की अप्रूवल चाहिए, फिर आरयूएसएस की अप्रूवल चाहिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। तो इतनी सारी बॉडी हमने बना रखी है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में साल भर तो उसकी विजिट ही चलती रहती है। कभी एक बॉडी आ रही, कभी दूसरी आ रही, कभी तीसरी आ रही। तो एक तो इससे छुटकारा मिलना बहुत जरूरी है कि एक कोई एक बॉडी बने हमारी और वो उसकी विजिट हो जाए और उसकी अप्रूवल से सारा काम, जैसे दशहरा साहब ने कहा ऑटोनॉमी हमको मिले, एक इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी मिले। नहीं तो होता क्या है कि उस इंस्टीट्यूट को साल भर तो उसका इस प्रोसेस में टाइम निकल जाता है और पढ़ाने लिखाने की तो बात ही वो कब करे। तो ये एक तो ये पॉइंट है, बंदिश है कि इससे एक फ्रीडम मिलेगी इससे कि जो है एक कोई बॉडी होगी जो कंट्रोल करेगी सबको जी जी। और तो उसमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि इंस्टीट्यूट डेवलप करे अपना। दूसरा ऑटोनॉमी का मतलब है कि हर इंस्टीट्यूट अपना एक सिलेबस बनाएगी एज पर रिक्वायरमेंट। सपोज हमारी एक इंस्टीट्यूट जयपुर में है, एक इंस्टीट्यूट मान लो आपकी बांसवाड़ा में है, तो बांसवाड़ा में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को मॉडिफाई करेंगे जी। उसके अकॉर्डिंगली हम वहां के लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्टिव डालेंगे, ओपन इलेक्टिव डालेंगे। तो वो सिलेबस अभी हम क्या करेंगे, जो दिल्ली में डिजाइन हो गया वही जयपुर में पढ़ाएंगे, वही बांसवाड़ा में पढ़ाएंगे, वही अजमेर में पढ़ाएंगे। अब उसकी रिक्वायरमेंट वहां अलग है और वहां अलग है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक इसमें मिलेगी। दूसरा एक इसमें क्या होगा कि आपने जो एक सवाल किया था कि इसमें क्या डिफिकल्टी आने वाली है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको। जैसे हमने ये कहा कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को हम एग्जिट पॉलिसी के तहत एक सर्टिफिकेट देके निकाल देंगे। अभी की पॉलिसी में पॉसिबल नहीं है, अभी का सिलेबस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी का सिलेबस इस तरह से कनेक्टेड है कि जब तक 4 साल नहीं पढ़ ले उसकी पूरी नॉलेज नहीं होती। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे फर्स्ट ईयर में उसको रीडिजाइन करेंगे, तो फर्स्ट ईयर करते करते इतनी नॉलेज हो जाएगी जो फर्स्ट ईयर के बाद में कहीं भी उसकी रिक्वायरमेंट कहीं भी इंडस्ट्री में अगर वो जाए तो वो फुलफिलमेंट हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, जिससे कि फर्स्ट ईयर करते करते अभी के फर्स्ट ईयर को करके अगर निकाल दिया तो वो पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर से कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो कहेंगे कि जब तक सेकेंड ईयर नहीं पढ़े यार फर्स्ट ईयर पूरा कैसे होगा। तो ऐसे करके ये रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी पूरे सिस्टम की। तो ये एक डिफिकल्टी आने वाली है। नई लैब्स भी बनानी पड़ सकती है, नए तरीके के कोर्स डेवलपमेंट करेंगे तो इंस्टीट्यूट को डेवलपमेंट करने में भी एक टाइम लगेगा, एक माइंडसेट बदलेगा। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन ये स्लोली पिकअप हो जाएंगी। ये एक पॉइंट था। और दूसरा एक जो आपने कुंजन जी ने जो सवाल किया था मातृभाषा वाला, ये मातृभाषा का हमारे, मैं बताऊं आपको इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताता हूं आपको मैं। हमारे इंजीनियरिंग में जितने भी बच्चे आते हैं, देखिए हमारा सिस्टम 3 भागों में डिवाइडेड है, आईआईटी, एनआईटी, देन आरटीयू एंड देन हमारी एफिलिएटेड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। आईआईटी के स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उस स्टूडेंट को बेसिकली वो जहां से निकलता है वहां के पेरेंट्स भी पढ़ते हैं और बच्चा भी पढ़ता है, दोनों की पढ़ाई होती है उस टाइम पे। लेकिन जो हमारे पास बच्चा आ रहा है या हमारे प्राइवेट कॉलेज में बच्चा आ रहा है वो गांव से आता है। 90% बच्चा वो गांव का बच्चा है जो कि इन प्राइवेट कॉलेजेस में या हमारे आरटीयू में पढ़ता है और उसको इंग्लिश नहीं आती। अब वो क्या करता है, जैसे ही कॉलेज में आता है वो हमेशा डिप्राइव्ड फील करता है, वो कहीं टीचर से बनाता है, या कोई अगर हमारे बहुत इंग्लिश स्कूल से आए हुए बच्चे हैं तो वो उनसे दूर रहता है, क्लास में आखिरी सीट पे बैठता है। और जब तक वो इस बात से बाहर निकलता है तब तक उसके 1.5-2 साल निकल जाते हैं।
और उसके बाद उसके बाद टाइम ही नहीं होता, तो वो उतना डेवलपमेंट नहीं होता उसका, उतना डेवलप होकर बाहर नहीं निकलता जितना उसको डेवलप होना चाहिए। तो जैसे ये लैंग्वेज का बार खत्म हो जाएगा, आप देखिए किसी को कार सिखानी है तो हम हिंदी में ज्यादा बेटर सिखा देते हैं उसको कि तू ऐसे गियर बदल ले, तू ऐसे गियर बदल ले। अब उस बच्चे को अगर इंग्लिश में सिखाएंगे तो वो कहेगा मैं 6 महीने जरा इंग्लिश सीख के आता हूँ पहले, तो फिर कार चलाना। सही है, बिल्कुल सही है सर ये चीज। तो ये भाषा का जो ये बार है ये थोड़ा सा हटेगा तो इससे हम बेटर उसको अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे। फिर ये जो स्टूडेंट है ये गांव का रहने वाला है, ये जब गांव में जाता है वापस, 90% स्टूडेंट गांव का है, ये वापस गांव में, इसको हम गांव में भेजेंगे, इसको स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, इसको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, किस पे कि अपना पेरेंटल बिजनेस ही लेके चले। अब गांव का सिस्टम आपको पता होगा डॉक्टर रेनू, जो हमारे गांव हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। गांव में एक कारपेंटर होता है, गांव में एक जो है वो बार्बर होता है, गांव में ही कुम्हार होता है, गांव में फार्मिंग होती है, वहीं का एक बिजनेसमैन होता है, और उनका पूरा सिस्टम वहीं पे डेवलप हो जाता है। और वो साल में एक बार फसल होती है, एक उसी टाइम पे उनको सबको जो है उनके हिस्से का कुछ सामान देते हैं, कोई सिस्टम चलता रहता है। तो क्यों नहीं हम गांव में जो कारपेंटर है उसको नई टेक्निक से, ये जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है इसको उस लाइन में नॉलेज दें, उस लाइन में जो है उसको ओपन सब्जेक्ट दे दें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा दें कि वो जाके अपने पेरेंटल बिजनेस में नए तरीके से काम करे जी, और उसको शहर में नहीं भागना पड़े। तो वो गांव का जो डेवलपमेंट है वो गांव में रहेगा और वहीं से वो डेवलप होकर अपने अच्छी चीजें बना के मार्केट में निकालेगा। बिल्कुल सही। आपके शहरों पे आपके जो है लोड भी नहीं आएगा। ये इस टेक्निक को, ये जो गांव का बच्चा आ रहा है उसको हमें फर्स्ट ईयर में ही उसको हिंदी में पढ़ना, टीचर्स को उसके साथ डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए, उसकी मेंटरिंग करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, और उसका डेवलपमेंट अगर उस तरीके से कर देंगे, और अगर वो 90% बच्चा डेवलप हो गया तो इंडिया तो डेवलप हो गया, फिर क्या चाहिए आपको। बिल्कुल सही बात। वैसे भी IIT NIT का बच्चा तो मैक्सिमली बाहर चला जाता है, इंडिया को चलाते तो यही लोग हैं। सही। तो इसलिए इनका डेवलपमेंट। यहाँ एक सवाल सर मैं आर्य गुप्ता सर आपसे पूछना चाहूंगी। आपने ये बात की, कुंजन सर ने भी बोला था कि अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी की हम बात करते हैं, लेकिन जब जैसे टेक्निकल बात करते हैं या मेडिकल की पढ़ाई की बात करते हैं तो सारी जो बुक्स की बात करते हैं या हमारे पास जो भी मटेरियल है वो इंग्लिश में होता है। तो सर ये एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगी? देखिए ये चुनौती तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इंग्लिश और हिंदी को मिला के बुक्स बन जाती है। आप देखिए क्लास में भी, मैं इंजीनियरिंग में भी, हमारे जो टीचर जाते हैं पढ़ाते इंग्लिश की किताब है, यूज इंग्लिश की किताब करते हैं, लेकिन हिंदी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं जी कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी में क्या होता है, तो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी से हम जब पढ़ाते हैं तो उसको जल्दी समझ में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका, और तो ऐसे करके ये चीजें आगे बढ़ेंगी तब चीजें ठीक होंगी। या जी जी। सर एक चीज और, जैसे कि बात आ रही थी कि अब ये बात आ जाएगी कि जरूरी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप पढ़ें, या फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो आप लें, आप फिजिक्स मैथ्स और अपना एक चॉइस का म्यूजिक ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं। तो क्या सर जो हम अभी तक इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए एक सेट था कि जो इंजीनियरिंग में जाना है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, मेडिकल में जिसको जाना है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, लेकिन इसमें से एक सब्जेक्ट को जब हटा करके वो अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेगा, तो क्या ये जो नई शिक्षा नीति में ये चीज रखी गई है, ये क्या सर बिल्कुल सही रहेगा उस बच्चे के लिए? देखिए मैं बताऊं आपको, सिलेबस डिजाइन एक अलग चीज है। सिलेबस डिजाइन में क्या होता है कि वैसे भी आप रेणु जी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि आज से 10 साल पहले जो सब्जेक्ट थे, मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग में आपको 48 सब्जेक्ट पढ़ाने, 48 पढ़ाने हैं। आज से 10 साल पहले हमने सब्जेक्ट फिक्स कर दिए थे। अब मुझे मान लो इंटरनेट पढ़ाना है, मुझे डेटा साइंस पढ़ाना है, मुझे रोबोटिक्स पढ़ाना है, और
टाइम वही 48 घंटे का है, 48 सब्जेक्ट ही है हमारे पास, तो किसी को तो हटाना पड़ेगा ना जी। नहीं तो इनको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो जो नया डालना है तो पुराना कुछ तो हटाना पड़ेगा। अब आपका जो पॉइंट है बड़ा रीजनेबल है कि अगर मेडिकल में जाना है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से आचार्य साहब अप्रिशिएट करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं जी। राइट। तो सिंपल मैथमेटिक्स अगर पढ़ानी है उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है, तो जो अभी हम 4 सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे लगातार, मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैथमेटिक्स सेकंड, मैथमेटिक्स थर्ड, उसी जगह मैथमेटिक्स 1 कर दें सिर्फ, और बाकी में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे हम। अच्छा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कंटेंट डाल देंगे, वो एक सेमेस्टर में पूरा हो जाएगा, और उसकी जगह पे हम वो सब्जेक्ट जिसकी चॉइस का वो पढ़ा देंगे। तो ऐसे करके सब्जेक्ट ऐसे डिजाइन हो जाएगा। इस तरीके से इसको डिजाइन, मतलब ये कि सर सिलेबस वगैरह सारी चीजों को चेंज तो करना पड़ेगा पूरा। मैं सर बिल्कुल मैं पीके दसोरा सर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल में पढ़ता, आप राजस्थान सेवा आयोग के भी सदस्य रहे हैं। बात ये आती है कि सारी शिक्षा नीति बन गई, जब भी बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेजा जाता है सबसे बड़ा दिमाग में रहता है कि रोजगार हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब रोजगार की बात आती है, क्योंकि आप आरपीएससी से जुड़े रहे हैं, तो क्या जब हम किसी भी पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, तो उसमें एक निर्धारित पात्रता रहती है। अभी तक ये चीज आती थी कि या तो हम ग्रेजुएशन लेते थे या 12th पास लेते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि फर्स्ट ईयर के बाद हम सर्टिफिकेट उनको दे देंगे, सेकेंड ईयर के बाद हम उनको पीजी डिप्लोमा दे देंगे, और थर्ड ईयर के बाद हम 4 साल के बाद उसको शोध के साथ स्नातक दे देंगे। तो क्या जब हम किसी भी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट को निकालेंगे तो उसमें जो जॉब की पात्रता होगी क्या वो भी बदलेंगी फिर? आपने अभी प्रश्न के अंदर एक दुविधा खड़ी कर दी जी। और दुविधा ये रोजगार और सरकारी नौकरी। हम वार्ता किस पे करना चाहते हैं? सर बिल्कुल नहीं। सरकारी नौकरी केवल 2-2.5% है और रोजगार हर एक को चाहिए। उसके लिए मैं स्कूल शिक्षा को इंटरव्यू कर रहा हूँ। स्कूल शिक्षा से रह करके विश्वविद्यालय शिक्षा तक स्किल एजुकेशन की बात की गई है। वो रोजगार की बात जिसको कि गुप्ता साहब ने बताया, गांव में जाकर के वह गांव के परिवेश के अंदर वहां की आवश्यकता के अनुसार अपने पारंपरिक व्यवसाय को सुदृढ़ करते हुए, उसको मॉडर्न करते हुए उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको स्वीकार करेगा, तो रोजगार का सृजन तो होगा और रोजगार का सृजन कई गुना होगा। इसलिए रोजगार के बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शिक्षा नीति को ठीक तरह से इंप्लीमेंट किया गया तो बेरोजगारी दूर होगी। अब रहा सवाल सरकारी नौकरी का, तो सरकारी नौकरी के विषय के अंदर किसी एक पद विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता और यदि उसका रिटन टेस्ट है तो उसका सिलेबस, शिक्षा नीति के अंदर जब परिवर्तन आएगा तो पीएससी में तो हम वैसे भी सिलेबस चेंज करते रहते हैं। आपने मेरे बायोडाटा में पढ़ा था कि आरएस और सारी सर्विसेज का नया सिलेबस बना करके इंप्लीमेंट करवाने के अंदर मेरी भूमिका रही है, केंद्रीय भूमिका। बिल्कुल, इसलिए सरकारी नौकरियों के सिलेबस तो हम चेंज कर देंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, कहीं कोई विषय नहीं। आपने अपना दूसरा विषय लेता हूं जो कि आपने कहा चुनौतियों के विषय में। सबसे बड़ी चुनौती आएगी, हम मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, एट ईज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट चाहते हैं, टीचर कहां से आएंगे? आज भी हमारे पास पर्याप्त टीचर नहीं है। बिल्कुल सर। गुप्ता साहब बैठे हुए हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में कितनी पोस्टें खाली है जी? हिंदुस्तान के अंदर मुझे पूरा पक्का नहीं पता, पर राजस्थान के अंदर 50% टीचिंग पोजीशंस खाली है। और जब हम किसी एक विद्यार्थी को उसकी चॉइस का सब्जेक्ट लेने के लिए अलाउ करेंगे तो उतने सब्जेक्ट चलाने पड़ेंगे, तो शिक्षकों की आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी। उन ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता के साथ हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी सरकार की। आज सरकार 4.4% एक्सपेंडिचर के ऊपर शिक्षकों को वेतन और पेंशन देने की स्थिति में नहीं है। गुप्ता साहब स्वयं उस कमेटी के अभी सदस्य हैं जहां पर की पेंशन की राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, नहीं निकल रहा है, सरकार नहीं निकाल पा रही है।
जब अगर शिक्षक ज्यादा होंगे तो अब ठीक है, हम कह सकते हैं कि 2014 की पॉलिसी के 2004 की पॉलिसी के तहत उनका अपॉइंटमेंट होगा, तो उसके लिए भी वापस आंदोलन रहते हैं सभी लोग। तो ये पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर तो पेंशन देने की स्थिति सरकार की नहीं है, तनख्वाह चुकाने की स्थिति नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो चुनौती है, जिसके बारे में बहुत ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा ये कि क्या हम हर विद्यार्थी को उसकी चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ने की गुंजाइश दे सकेंगे? जी सर। आज हमने साइंस वाले के लिए ब्लॉक कर दिया, ये सब्जेक्ट है। महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आर्ट्स में भी हमने ग्रुप कर दिए सब्जेक्ट्स के, इस ग्रुप के लोग हैं या इस ग्रुप के लोग हैं। और यदि आपने पूरा ही खोल दिया तो एक व्यक्ति आर्ट यानी फाइन आर्ट से लगा करके मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है, इंजीनियरिंग का चाहे तो वो मैकेनिकल का ले और चाहे वो रोबोटिक्स का ले। तो इन सबको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसका हमें पाथवे बनाना पड़ेगा। जो मैंने पहले एक सेंटेंस में कहा था कि विद इन अ ईयर सारे लोग मिलकर के एक पाथवे बनाएंगे। यह एक ढांचा दिया, एक दिशा दी है, इस दिशा के आधार के ऊपर एक रास्ता निकालना पड़ेगा। और रास्ता निकालने के लिए हम जानते हैं पहले तो पगडंडी बनती है, फिर छोटी सड़क बनती है, फिर 40 फीट की सड़क बनती है, फिर मेगा हाईवे बनता है, फिर 4 लेन बनता है, फिर 6 लेन बनता है। एकदम बहुत छोटा सा एग्जांपल है, गुप्ता साहब अभियंता हैं, वो सब जानते हैं जी। तो ये तो समय के अनुसार हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। मूल जो आवश्यकता इस बात की है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टारगेट क्या है। जी सर। वो टारगेट है हमारा इंडिया, वो टारगेट है हमारा 130 करोड़ पॉपुलेशन की एजुकेशन। यहाँ इसके अंदर एडल्ट एजुकेशन की, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की सारी बातें की, मतलब समय हमारे पास बहुत कम है। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप जो जिस दिशा में चाहें उस दिशा में हम चर्चा कर लेंगे। तो सवाल है कि इतना बड़ा इश्यू ये है कि हम किसी एक सेगमेंट को लेकर चर्चा करेंगे तो भी उसके ऊपर हमारे पास काफी समय चाहिएगा, उसको अगर समेकित चर्चा करना चाहें तो। पर मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, स्कूल प्री प्राइमरी एजुकेशन से लगा करके इसके अंदर आने वाले कंस्टेंट्स, इन सबको मैंने एक बार देखा है, 2 बार देखा है, कभी समराइज्ड फॉर्म में देखा है, कभी डिटेल में देखा है। पर निश्चित रूप से ये एक ऐसा दिशा दी है, यदि हम मन लगा करके ईमानदारी से काम करेंगे इसके ऊपर, तो यह एक अभिनव प्रयोग होगा और प्रयोग ही नहीं, ये परिणाम देने वाला एक नीति होगी। और इस नीति से हमारा व्यक्ति सक्षम होगा, हमारा यानी वैल्यू एजुकेशन जिसकी आज सबसे बड़ी जरूरत है। अब मुझे कहना नहीं चाहिए कि उच्च पद पर बैठे हुए शिक्षा संस्थान के अंदर लोगों की वैल्यू सिस्टम पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं तो वैल्यू एजुकेशन को हायर एजुकेशन में भी रखा गया है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात भी इसके अंदर देखी गई है। तो हमें देखना चाहिए कि इट्स अ वेरी वेरी साउंड डॉक्यूमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, साल भर का समय सरकार के पास है, और यदि हम में से किसी को अपनी बात पहुंचाने का, बात कहने का, तो सकारात्मक दृष्टि से हम ऐसे सुझाव दें। इस शिक्षा नीति को बनाने के अंदर लाखों सुझाव लिए गए हैं। मैं आपको एक फिगर बताना चाहूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है वो फिगर। 2 लाख सुझाव आए हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से, 6,600 ब्लॉक से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। सरकार ने, हमने का मतलब सरकार ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, और उसके बाद में इस इंफॉर्मेशन के सिंथेसाइज करने के बाद में कस्तूरी रंगन जी को 2017 में टास्क दिया गया और 31 मई 2019 को ड्राफ्ट रिपोर्ट आई। अब इसमें समय लगता है किसी चीज को करने में, तो इसका पाथवे तय होगा, निश्चित रूप से होगा। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंस, इसके लिए पैसे की संसाधन करना पड़ेगा। ड्राफ्ट में लिखा है कि वे संस्थाएं जो चैरिटी के रूप में शिक्षा में देना चाहती है वे देने के लिए स्वतंत्र हैं, और इंस्टीट्यूट्स लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार का खर्चा होगा जो होगा, पर यदि एक अच्छा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है तो इंडस्ट्री से सपोर्ट ले सकता है। एक अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो चैरिटी करने वाली संस्थाओं से, ट्रस्ट से सपोर्ट ले सकता है, आज भी दे रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज के सामने इसका सही प्रतिरूप रखें, आउटपुट ठीक तरह से दें, तो समाज
का विश्वास आएगा, समाज इसको खड़ा करेगा। सरकारें कोई चीज खड़ा नहीं कर सकती है, सरकार एक दिशा दे सकती है, समाज खड़ा करता है और समाज को ही आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा नीति है, इसको लागू करना है और किस तरीके से लागू करके, उम्मीद यही है सर कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के शिक्षा नीति को लेकर के आए, निश्चित तौर पर ये उस उद्देश्य पे पूरी खरी उतरेगी और जिस समाज की हम सोच लेकर के चल रहे हैं वो बिल्कुल समाज को वो एक नई दिशा जरूर प्रदान करेगी। मैं गौदरा सर से चाहूंगी, सर आप अगर सुन पा रहे हैं सर तो प्लीज आपसे, हेलो हेलो, नहीं सर को आवाज नहीं आ रही है। मैं वापस डॉक्टर कुंजन सर के पास आना चाहूंगी। सर आपने सारी बातों को अभी यहाँ पर सुना, क्योंकि मैं बार बार ये चीज कर रही हूँ, एक पत्रकार की दृष्टि से आप इस नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या सोचते हैं? सर एक मिनट में आप बात करें उससे पहले सर एक क्वेश्चन यहाँ पर सर मेरे पास सामने आया, डॉक्टर अनुज विलियम का है सर, वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। माय क्वेश्चन इज दैट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च स्कॉलर हैज टू चूज स्पेसिफिक industry for research and industry will suggest the topic to scholar. Now scholar can't choose the topic of his interest. ये रिसर्च को लेकर के डॉक्टर अनुज विलियम का सर ये एक क्वेश्चन है सर। Can I answer it? Yes sir, yes sir. अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का मेरा एक बहुत लंबा अनुभव है। जी सर। उनका ये कहना कि रिसर्च स्कॉलर आज अपना टॉपिक तय नहीं कर सकता, मैं इस पर सहमत नहीं। रिसर्च स्कॉलर के पास पूरी चॉइस है कि वो अपना टॉपिक लेके जाए और उसे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके अपने एडवाइजर को, गाइड को संतुष्ट करना पड़ेगा कि एक टॉपिक है, यह टॉपिक पर काम किया जा सकता है, इसकी दिशा ये है, ये काम हुआ है, ये कमी है और मैं इसमें करना चाहता हूँ, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, तो उसे निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि सर ये चीज़ लंबे अनुभव के अंदर ऐसा एक भी केस नहीं आया जहाँ पर कि रिसर्च स्कॉलर मेहनत करके जाए और वो निराश हो गए। निराश तो वो रिसर्च स्कॉलर होता है जो पक्की पकाई खाना चाहता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मैंने भी जो रिसर्च की डॉक्टर कुंजन आचार्य सर मेरे गाइडेंस के निर्देशन में मैंने कंप्लीट की है। बिल्कुल मैं अपना जो टॉपिक लेके गई थी, सर ने बहुत अच्छे से उसको सुना और बिल्कुल अपने निर्देशन में उसको गाइड करके मुझे मेरा जो टॉपिक था उसी टॉपिक पर मेरी रिसर्च सर ने कंप्लीट कराई। तो आपका ये बात बिल्कुल सही है। और अब मैं डॉक्टर कुंजन आचार्य सर के पास आना चाहूंगी। सर आपने पूरी बातचीत को आपने सुना है, एक पत्रकार की दृष्टि से आपके जो व्यूज है वो मैं यहाँ पर सुना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो नई शिक्षा नीति में कोशिश की गई है कि शिक्षा को कैसे किया जाए या वोकेशनल कैसे बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि हर साल या हर 5 साल में, हर दशक में रोजगारों का जो चेहरा है बदल जाता है, रोजगारों का रूप बदल जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि अभी प्राइमरी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 65% बच्चे, उनको वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो भविष्य में उनको जो नौकरी मिलने वाली है उन्हें अभी पता नहीं है कि कौन सी नौकरियां मिलने वाली है उनको। तो हमें लगता है कि आने वाला समय, अगले 10 साल या 20 साल में हम लोग क्या नौकरियां जनरेट करने वाले हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि जब अंग्रेजों ने अपने लिए व्हाइट कॉलर जॉब का जो जनरेशन किया था, तब भी सरकारी नौकरी बहुत बड़ा आकर्षण हुआ करती थी। और जैसा दशरथ सर ने कहा, आज भी सरकारी नौकरी बहुत बड़ा आकर्षण है, लेकिन कितनी है? कम परसेंट है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो क्या करना होगा कि डिग्री के भरोसे तो ऐसा नहीं रह सकते कि आप सिर्फ डिग्री से ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए आपको खुद का रोजगार जनरेट करना पड़ेगा। अभी 3.4% जीडीपी थी हमारी शिक्षा के लिए, अभी सरकार ने इस ड्राफ्ट में 6% तक कर दिया है इसको बढ़ा के। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा निवेश है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति रोज को जो सबल बनाने वाली है, स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने वाली है, ये एक बहुत बड़ी दिशा देने वाली है। दूसरी जो चीज़ है, एक पत्रकार के नाते मैं देखता हूँ कि गांवों में जो गरीबी है उसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है, स्कूल छोड़ देता है, या कि जो बच्चा काम करते हुए स्कूल विश्वविद्यालय में आता है लेकिन उसको रोजगार, उसकी गारंटी नहीं देता है कि मैं इसको डिग्री करूँ, तो बीच में छोड़ देता है। तो ड्रॉप आउट, सरकार हमेशा ड्रॉप आउट को लेकर चिंतित रही है, चाहे स्कूल में हो चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो। ये ड्रॉप आउट बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो एकेडमिक जो इंडेक्स तैयार किया गया है, 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में यूजी, ऐसा जो है, ये ड्रॉप आउट का जो एक करिकुलम है या ड्रॉप आउट का जो एक टेंडेंसी है खत्म होगी।
और आदमी जो कुछ पढ़ना चाहता है 1 साल के लिए 2 साल के लिए पढ़ के छोड़ के वापस भी आ सकता है। ये बहुत बड़ा एक रेगुलेशन हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, अब तक कई सारी नियामक संस्थाएं हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को अलग हैं, यूजीसी अलग हैं, ICSSR अलग हैं, और भी कई सारी नियामक संस्थाएं हैं। तो नई शिक्षा नीति है कि कानून निकल वो शिक्षाओं को छोड़ के तमाम तरह की संस्थाएं एक रेगुलेशन के तहत चलेगी, मतलब एक अम्ब्रेला के तहत होगी। तो मुझे लगता है कि बाकी जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनका भी विजन एक क्लियर होगा। एक ही कागज को लेकर प्रिंसिपल अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग जगह एप्लीकेशन दी जा रही हैं, अलग अलग नीतियां बनी हुई हैं। तो अगर एक रेगुलेटरी होगी तो सब लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और चलाने में भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज मैं जो वापस कहना चाहूंगा, रोजगार और तकनीक, ये आने वाली समय हम बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाह रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। अब आप देखेंगे कि रेवोल्यूशन कितना बड़ा है। अगर आज से 3 साल पहले आप विश्वविद्यालय में अगर कहते कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है या ऑनलाइन वाइवा लेना है तो बहुत मुश्किल होता। कोई प्रोफेसर कहते नहीं साहब ये तो बहुत मुश्किल होगा, नहीं साहब कनेक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन कोरोना ने हमको सब कुछ सिखा दिया। अभी सब ऑनलाइन वाइवा भी हो रहे हैं, ऑनलाइन PGRB भी हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक रोजगार का बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी जनरेट करेंगे और देश को भी दिशा देंगे। बिल्कुल सर। हेलो सर, गोदारा सर, आप सुन पा रहे हैं क्या सर? नहीं सर का बिल्कुल ही नहीं आ रही आवाज सर, वापस जुड़े। बिल्कुल सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही और शायद यही है कि अगर हमारी नई शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन अगर किया जाता है तो ये नई प्रणाली हमारे भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समक्ष ला करके खड़ा कर देगी बिल्कुल। और जिस सोच को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उन सोच को वो सफल बनाएगी। और जो रोजगार की वाली बात की है, कहते हैं ना, हर शिक्षा अगर रोजगार उन्मुख बन जाएगी तो रोजगार, बेरोजगारी की जो समस्या वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मैं आप सभी का यहाँ पर प्रोफेसर आर्य गुप्ता सर, जो ऑन लेवल वाइस चांसलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आपका थैंक्स कहते हैं हम आपसे। प्रोफेसर PK दसोरा सर, आप, हम सभी जानते हैं कि आप फॉर्मल ऑन लेवल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कोटा। और सर प्रोफेसर डॉक्टर आर्य गोदारा सर, ऑन लेवल वाइस चांसलर VMU सर, आपका भी हम थैंक्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर कुंजन आचार्य सर, आप गुरु हैं मेरे, कहते हैं गुरु भगवान के बराबर होता है सर। तो बिल्कुल आज आपका आशीर्वाद इस दौरान मिला तो सबसे बड़ी चीज ये रही। आप सभी का हम थैंक्स कहते हैं। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं तापिकानी फैशन फॉर पैशन, हम उनकी तरफ से आप सभी का थैंक्स कहते हैं। और यही हम चाहेंगे कि जिस सोच को लेकर के हम इस शिक्षा नीति को लेकर के आने वाले हैं, बिल्कुल वो सोच पर वो खरी उतरे। और जो हमारे एजुकेशन को लेकर के जो बच्चों के अंदर कहा जाता है कि सिर्फ बच्चों को शिक्षित ना करें बल्कि बच्चों का संपूर्ण विकास करें, क्योंकि शिक्षा का मतलब शिक्षित करना नहीं बल्कि संपूर्ण विकास करना है। तो वो बच्चों को हमारी नई शिक्षा नीति पूरा संपूर्ण विकास करे। बच्चों को जो बचपन से जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने के लिए उन बच्चों को तैयार करें। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हम देख रहे हैं, आप सभी इस चीज को मानते हैं, और कोटा में बेसिकली हम जब बात करते हैं, बच्चों के ऊपर जो एक प्रेशर है, उस प्रेशर को बच्चों के ऊपर से वो हटाने। सबसे बड़ी बात ये आती है क्योंकि कहते हैं प्रेशर में रह करके कोई भी काम सिर्फ पढ़ सकते हैं। हम पढ़ाई की दौड़ में बस अंधी दौड़ में दौड़ रहे नहीं, हम संपूर्ण विकास के साथ हर क्षेत्र में हम अपने आप को काबिल बनाएं। जैसा कि बोला गया था, जब हम हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब का, अब्दुल कलाम साहब का जब हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि वो इंजीनियर के साथ एक बहुत अच्छे इंसान, एक अच्छा इंसान बनाए। और जिस तरह से PK दसोरा सर ने कहा था कि एक भारत जिस सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, उस सोच को लेकर के संपूर्ण विश्व के सामने हमारा भारत देश अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। रियली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सर थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज थे हमारे साथ प्रोफेसर आर्य गुप्ता सर, जो कि हम सभी जानते हैं ऑन लेवल वाइस चांसलर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हमारे साथ थे PK दसोरा सर, जो कि हैं ऑन लेवल वाइस चांसलर फॉर्मर यूनिवर्सिटी कोटा। हमारे साथ थे प्रोफेसर RL गोदारा सर, जो कि वाइस चांसलर हैं डिस्टेंस एजुकेशन जो है हमारी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर कुंजन आचार्य जी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर से थे। हम सभी का थैंक्स कहते हैं। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली। उच्च शिक्षा को लेकर के नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है वो हमें पता चला। जो भी हमारे सामने असमंजस था
कुछ सवाल थे, वो सवाल हम लोगों ने उनके जवाब जाने। जब किसी सवाल का जवाब मिल जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे साथ में उस चीज की असमंजस जो रहता है वो भी दूर हो जाता है। थैंक यू वेरी थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।